नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए त्यागपत्र का चौथा अध्याय। त्यागपत्र के सारे भाग आपको इसकी प्लेलिस्ट में से मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी। इसके अलावा अन्य लेखकों की कहानियाँ तथा उपन्यास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और एंड स्क्रीन में दिया हुआ है। आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आप अन्य लेखकों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक प्लेलिस्ट में से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आपका होम पेज में वीडियो के पास जो बटन होता है वो प्लेलिस्ट का होता है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं त्यागपत्र का चौथा अध्याय। उस रोज के बाद जब बुआ जमाल गोटे के बावजूद फूफा जी के साथ चली गई तो मुद्दत तक उनसे मिलना ना हुआ। 9वीं क्लास में आया, मैट्रिक पार कर लिया, कॉलेज में दाखिल होकर आईए भी कर चुका। नई परिस्थितियां मिली, नए दोस्त मिले, निगाहें फैलती गई और जिंदगी की ख्वाहिशें मुंह खोलकर सामने आई। बुआ की याद धीमे धीमे होते होते धीमी हो गई। पहले तो मैं मचल मचल कर उनकी खबर माता पिता से पूछता रहा। मालूम इतना ही होता रहा कि अपने ठीक हैं, मौत से हैं। मैं अपने से पूछता रह जाता कि यह ठीक से होना, मौत से होना भी क्या चीज़ होती है? क्या बुआ प्रसन्न है? प्रसन्न है तो मैं इधर प्रसन्न क्यों नहीं हूँ? ऐसा मन में उठता था और बैठ जाता था। कुछ काल बाद पता लगा कि उन्होंने एक मृत कन्या को जन्म दिया है। उस जन्म देने में उनकी भी हालत मृत प्राय ही हो गई थी। पर जाको राखी साइयाँ, मरना आसान नहीं है। सो परमात्मा की दया से बच भी गई। दया कहते जी कुछ रुकता है, फिर भी दया तो उसे नहीं कहा जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने माँ से पूछा, माँ बुआ का कोई हाल आया है? अब की छुट्टियों में मैं उनके पास जाऊंगा। सुनकर माँ फटी आंखों से मुझे देखती रह गई, बोली कुछ नहीं। मैंने आग्रहपूर्वक कहा, बताओ ना, बुआ का कोई हाल नहीं आया? मैंने कुछ ऐसे कहा कि माँ ने कुछ अतिरिक्त लापरवाही के साथ कहा, नहीं आया है ना? मैंने पूछा। बोली नहीं आया, नहीं आया। क्यों मेरी जान खाए डालता है? क्या बात है, बतलाती क्यों नहीं हो? बोली बात कह तो दिया कि बात कुछ भी नहीं है, वह अच्छी होगी और क्या, अपना पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं। जब देखो बुआ बुआ बुआ, जा तेरी बुआ मर गई। हाँ खबरदार, बुआ की बात अब मुझसे मत करना। मैं सख्ते में रह गया। पूछा क्या? क्या बोला? कुछ नहीं, चल जा अपना सबक दे। मैं किसी भांति माँ से कुछ ना पा सका। वह कुछ कहती ही नहीं थी। बाबूजी से पूछा, वह भी जवाब में चुप रह गए। बाबूजी सच बताइए, बुआ मर गई है? बाबूजी आंखें फाड़कर रह गए। किसने कहा? किसी ने भी नहीं। आप सच सच बताइए, मर गई है? नहीं तो क्या बात है? कुछ नहीं। मुद्दत बीत गई पर मैं इस रहस्य को ना खोल सका। अब से बुआ चर्चा घर में निषिद्ध बन गई। उनका नाम आता तो सब चुप रह जाते। पिताजी की प्रकृति ही बदल गई दिखती थी। वे कुछ भीरू गंभीर हो गए थे। माँ चिड़चिड़ी होती जाती थी। बहुत दिनों बाद जो बात मैंने जानी वह यह थी कि पति ने बुआ को त्याग दिया। बुआ दुष्चरित्र है और फूफा को मालूम है वह सदा से ऐसी है। छोड़ दिया है, इसका पूरा मतलब एकाएक समझ में नहीं आया। छोड़ कहाँ दिया है? क्या वह खुद चली गई या किसी अलग स्थान पर उनको रख दिया गया है, या उसी घर में ही है और संबंध विच्छेद हो गया है? पता चला कि उसी शहर में एक अलग छोटे से घर में रख दिया है। कोठरी है ही, उसमें जैसे चाहे रहे, जैसे चाहे खाए पिए। कहाँ से रहे, कहाँ से खाए पिए, कहीं से रहे और कहीं से भी खाए पिए। यह भी ज्ञात हुआ कि फूफा ने तो कहा था कि मैके चली जाओ, पर बुआ इसके लिए राजी नहीं हुई। धमकाया गया, मारा पीटा गया, पर उन्हें मरना मंजूर हुआ, हमारे यहाँ आना कबूल नहीं। तब खुद फूफा जाकर उन्हें अलग घर में छोड़ आए। यह सब कुछ कहानी सा मैंने सुन लिया। मेरी कल्पना आरंभ से उधर उत्साह के साथ बढ़ी, फिर स्नेह स्नेह उत्साह शांत हो गया और जीवन उस कहानी को स्वीकार कर सहज गति से चलने लगा। जिंदगी है, चलती जाती है, कौन किसके लिए थमता है? मरते हुए मर जाते हैं, लेकिन जिनको जीना है वे तो मुर्दों को लेकर वक्त से पहले मर नहीं सकते। गिरते के साथ कोई गिरता है, यह तो चक्कर है। गिरता गिरे, उसे उठाने की सोचने में तुम लगे कि पिछड़े, इससे चले चलो। पर इस चला चली के चक्कर में अकस्मात मुझे और भी पता लगा। वह यह है कि अब बुआ उस जगह नहीं है, वहाँ से दूसरे नगर चली आई है। कोयले की दुकान करने वाला एक बनिया साथ है। वह एक नगर जहां हम रहते थे उससे ज़्यादा दूर नहीं थी। बुआ उसी में एक कोने में आ टिकी होगी। यह बात एकदम बहुत आश्चर्यजनक और असंभव सी लगी।
इसके थोड़े दिनों बाद पिताजी का देहांत हो गया। अब हम जरा संकुचित भाव से रहने लगे, क्योंकि माँ बहुत सोच विचार वाली थी, झूठी शान से बसती थी और मेरे बारे में ऊंची आशाएं रखती थी। इसी बीच मैं FA कर चुका 3rd ईयर में पढ़ता था, यूनिवर्सिटी जा रहा था कि उस नगर के स्टेशन बोर्ड देखकर एकाएक मन में संकल्प सा उठने लगा। सोचा कि अभी तो नहीं, पर लौटते हुए अकेले में जरूर यहाँ उतरना होगा। मैं बुआ को ढूंढ निकालूंगा और कहूँगा, बुआ यह तुम्हारा क्या हाल है, चलो यहाँ से चलो। यूनिवर्सिटी से छुट्टी होते ही घर पहुंचने के लिए माँ ने लिख भेजा था। बात यह है कि मेरे ब्याह की बातचीत के सूत को उठाकर इस बार माँ मेरी गांठ पक्की कर देना चाहती थी, लेकिन लौटते हुए रास्ते के उस स्टेशन पर उतरे बिना मुझसे नहीं रहा गया और मैंने बुआ को खोज निकाला। शहर के उस मोहल्ले में जाते हुए मेरा मन दबा आता था। कहाँ बुआ और कहाँ इस जगह की गंदगी। वहाँ नीचे दर्जे के लोग रहते थे। भीतर गली में गहरे जाकर बुआ की कोठरी थी। बनिया बाहर एक दुकान लेकर वहाँ दिन में कोयले का व्यवसाय करता था। मैं कोठरी के द्वार पर पहले तो ठिठका, फिर हिम्मत बांध दरवाजा ठेलता हुआ अंदर चला गया। वह बुआ ही थी। यह क्या वही है? लेकिन वही थी। एक धोती में बैठी अंगीठी पर कोयले की आंच में रोटी सेक रही थी। किसी को आते देख उन्होंने झट आंचल थोड़ा माथे के आगे खींच लिया था, लेकिन जब मुझे देखा तो देखती ही रह गई। क्या पहचाना नहीं या पहचान लिया? मैं उस निगाह के सामने स्तब्ध होकर रह गया। उस समय मैं अपने को बहुत बहुत धिक्कारने लगा कि यहाँ क्यों आया। कुछ ऐसा भाव उस दृष्टि में था। कुछ देर बाद चुपचाप उन्होंने मुझ पर से आंख हटाकर अपने सामने की अंगीठी पर ही जमा ली और रोटी बनाने में लग गई। थी तो बुआ ही, लेकिन उनका यह क्या रूप। देह दुबली थी, मुख पीला था, गर्भवती थी, एक धोती में अपनी सब देह ढाके बैठी थी। मुंह पर क्या लाज की छाया छाई थी। कोठरी बाहर 12 फीट वर्ग से बड़ी न होगी। बाहर थोड़ी खुली जगह थी जहां धोती अंगोछे सूख रहे थे। कमरे में एक और कपड़े चिने थे। उनके पास ही 2 एक बक्स रखे थे। उनके ऊपर बांस टांगकर कुछ काम के कपड़े लटका दिए गए थे। बुआ की पीठ की तरफ 2 एक टीन के आधे कनस्तर, 2-4 हंडिया और कुछ मिट्टी के सकोरे और टीन के डब्बे थे। वहाँ पास कुछ पीतल एल्युमिनियम के बर्तन रखे थे और एक टीन की बाल्टी और पानी का घड़ा भरा रखा था। एक कोने में कोयले की बोरी आधी झुकी हुई खड़ी थी। मैं यह सब देखता रह गया। बुआ कुछ भी नहीं बोली। वह एक टक सामने अंगीठी में देखती हुई रोटी बनाने में लगी रही। मैंने कहा, मैं प्रमोद हूँ बुआ। वह नहीं बोली। मैं भी चुप ही रहा। फिर बोला, मैं जाऊं? अब भी उन्होंने आंख नहीं उठा करके देखा। आंखें थम गई। कुछ ना कहा, लेकिन मुझसे जाया नहीं गया। पैर मानो जम गए। मैंने हठात हल्के भाव से कहा, लो नहीं जाता, पर कुछ बैठने को तो दो, बैठूं बुआ। मैंने सोचा था कि अब तो बुआ बोलेंगी, लेकिन वह ना बोली। इतने में ही बाहर से किसी के पैरों की आहट आई और आवाज आई, रोटी हो गई। उसके पीछे ही पीछे एक व्यक्ति वहां कोठरी में आकर मुझे देखता हुआ सन खड़ा रह गया। बुआ ने अपनी अंगीठी की तरफ देखते हुए कहा, सुनते हो, इनसे कह दो कि ये जाएं। यहाँ क्यों आए हैं? व्यक्ति और भी आश्चर्य से ऊपर से नीचे तक मुझे देखता हुआ खड़ा रह गया। उस समय ख्याल हुआ कि यहाँ आते वक्त इतना भी मुझे क्यों नहीं सूझा कि टोप, पतलून और टाई ना पहनकर चलूं। उस समय अपने बदन के ये कपड़े मुझे बहुत ही कष्टकर हुए। वह व्यक्ति सहमा सा मुझे देखता रहा और कुछ भी बोल नहीं सका। मैंने कहा, बुआ मैं सचमुच जाऊँ? वह चुप रही, कुछ भी उत्तर ना दिया। तो लो मैं जाता हूँ, लेकिन कल से मुझको कुछ भी खाने को नहीं मिला और मुझे भूख लग रही है, यह सच्ची बात है। यह कहकर मैं मुड़कर चलने को हुआ। बुआ ने फिर बिना किसी और देखे कहा, सुनते नहीं हो? खड़े क्या हो, जाकर 4 पैसे का दही ले आओ और सुनो, बुरा भी लाना। वह व्यक्ति इस पर बिना कुछ देर लगाए कोठरी के बाहर चला गया। मैंने तब बूट के तमसे खोले और उन एक तरफ चींट कर रखे हुए कपड़ों के ऊपर बेतकल्लुफी से बैठा। अब मैं बुआ के बिल्कुल सामने था। मैंने कहा, बुआ सच जानना, मैं कल का ही भूखा हूँ। बुआ अब आंख उठाकर मेरी ओर देखा। उन आंखों में क्या था? बोली, आप यहाँ खाएंगे? आप ही सही, चलिए, लेकिन मैं भूखा हूँ। नहीं, कैसे खाऊंगा? बुआ नीचे देखने लगी। उन्होंने अंगीठी पर से तवा उतारा और वे तवे की रोटी को अंगीठी की आंच पर सेकने लगी। रोटी फूल आई, उसको इधर उधर करके सेकती रही, भूली नहीं। रोटी सेक कर अलग रख दी, उसके बाद तवा अंगीठी पर रख दिया और फिर मुझे मालूम हुआ कि उनकी आंखें हठात ऊपर उठती नहीं है। मेरा जी इस पर बेहद त्रस्त था। चाहता था कि उन्हें जतला दूं कि मैं प्रमोद हूँ। प्रमोद, बुआ सुनो तो, देखो तो, मैं वही आपका प्रमोद हूँ और तुम भी तो, बुआ भी तो वही की वही बुआ है, क्या नहीं? मैंने कहा, बुआ। उन्होंने सुन लिया। मैंने कहा, बाबूजी तो चले गए बुआ, मन में तुम्हारी याद लेकर। बताओ मेरा अब कौन है? एक माँ है, दूसरी तुम। बुआ निस्तब्ध भाव से बैठी रही।
कुछ भी नहीं बोली। मेरे मन में हुआ कि मैं खुलकर सामने बिछ जाऊं कि बुआ कुछ कहे तो क्यों क्यों मुझे सजा देती हो। मैंने कहा, मैं बीए में पढ़ रहा हूँ बुआ, अभी यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ। माँ ब्याह की बात कर रही है, सुनती हो ना, माँ इसी साल ब्याह करना चाहती है, पर मैं नहीं चाहता। बीए पास नहीं करता तब तक मैं कुछ भी ऐसी वैसी बात नहीं सोचना चाहता। ठीक है, क्यों बुआ, तुम मत बोलो, लेकिन मैं तुम्हें बता ही देता हूँ कि मैं अभी ब्याह नहीं करने का। पर वहाँ अम्मा से कोई भी मेरी तरफ की बात कहने वाला नहीं है, वह मुझे दबा लेती हैं। बुआ मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई तो सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें ही दोष दूंगा, मैं और कुछ नहीं जानता। मैंने देखा कि बुआ के हाथ बेलन पर शिथिल निष्क्रिय पड़ गए हैं और तवे की रोटी फूलकर अब जलने की चेतावनी दे रही है। इतने में द्वार पर आहट आई। वह मानो चौंक कर सावधान हुई और चकले पर पड़ी हुई रोटी यथाविधि बेलने लगी। उसी समय उस व्यक्ति ने आकर दही और बूरा बुआ के पास ला रखा। बुआ ने कहा, अभी दुकान पर बैठो, सुना, खाने के लिए थोड़ी देर में आना। व्यक्ति सुनकर मुझे देखता हुआ बाहर चला गया। बुआ ने उस समय आंख उठाकर मुझे देखा, कहा, लो आओ। मैंने कहा, पहले बना लो तब तुम्हारे साथ खाऊंगा। नहीं, तुम बैठो। मेरे साथ नहीं खाओगी तुम? नहीं। कब खाओगी? पीछे खाऊंगी। मैंने कहा, पीछे कब खाओगी? अभी ना खाओ, उनको खिलाकर खाऊंगी। मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप उठा, मोजे खोले, कोट उतारकर बांस पर टांग दिया। थाली ली, थाली लेकर क्षणिक सोचता रहा कहाँ कैसे बैठूं। वहाँ से एक दरी ले लो ना और यहाँ पास आकर डालकर बैठ जाओ। मैंने दरी ली, जहाँ बताया था बिछाकर बैठ गया। खाते समय बुआ ने पूछा, माँ अच्छी है? हाँ अच्छी। यहाँ कहाँ ठहरे हो? स्टेशन पर वेटिंग रूम में सामान पड़ा है। कल ही आए? हाँ कल ही आया। यहाँ की खबर किसने दी? बस लग गई। कब जाओगे? जब तुम चलोगी। सुनकर जैसे बिजली छिड़ गई। चेहरा उनका एकदम फक हो गया, लहू जम गया। निगाह नीचे डाली और कुछ नहीं बोली। मैं भी चुप हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, चलोगी नहीं? बुआ ने इस बार मानो अत्यंत कठोर स्थिर भाव से मुझे देखते हुए पूछा, कहाँ? मैंने कहा, कहाँ क्या, घर? बुआ ने उसी भाव से मुझे देखते रहकर कहा, माँ ने कहा है, मैं तो कह रहा हूँ। यह सुनकर मानो उन्हें धीरज बंधा। उनके चेहरे का कठिन भाव कुछ कम हुआ। बोली, पहले शादी तो कर लो तब घर बनेगा, और उस समय कहने आओगे तब मेरे सुनने का भी वक्त होगा। मैंने जोर से कहा, मेरा घर मेरा नहीं है तो किसका है? वह धीर भाव से बिना उत्तर दिए मुझे देखती रही। मैंने पूछा, तो नहीं चलोगी? बुआ उस पर कुछ मुस्कुराई। बोली, तुम तो कहते थे बीए में पढ़ता हूँ, पर देखती हूँ तुमने अब भी कुछ नहीं सीखा। मैंने कहा, नहीं सीखा तो नहीं सी, लेकिन तुम्हें तो घर ही ले चलूँगा। बुआ ने कहा, अच्छा पहले खा तो लो, फिर जो आए करना। मैंने कहा, तुम्हें पता है मैं 20 बरस का अब हो रहा हूँ, बालिग हूँ, घर का मालिक हूँ, माँ है तो मेरी माँ है, मैं तुम्हें यहाँ कैसे रहने दूंगा? तो तू जरूर ले चलेगा? बुआ ने पूछा। हाँ जरूर। बुआ क्षणिक रुकी, फिर बोली, जरूर ले चलेगा तो सुन, मैं नहीं जाऊंगी, और मैं नहीं जा भी सकती हूँ। तुम मुझको नहीं जानते हो, मैं पति के घर को छोड़कर आ गई हूँ। पति है पर दूसरे पुरुष के आश्रय रह रही हूँ, उसके साथ रह रही हूँ। तुम ना जानो, मैं यह जानती हूँ। तुम अपनी आंखें ढक लो, लेकिन मुझसे अपना यह सारा पातक निगल जाने को नहीं कह सकते। फिर जिनका साथ लेकर पति को छोड़ आई हूँ, उनको मैं छोड़ दूँ? उन्होंने मेरे लिए क्या नहीं त्यागा? उनकी करुणा पर मैं बची हूँ। मैं मर सकती थी, लेकिन मैं नहीं मरी। मरने को अधर्म जानकर ही मैं मरने से बच गई। किसके सहारे मैं उस मृत्यु के अधर्म से बची? जिनके सहारे से मैं बची, उन्हीं को छोड़ देने को मुझसे कहते हो? नहीं छोड़ सकती। पापिन हो सकती हूँ, पर इसके ऊपर क्या अकृतज्ञ भी बनूँ? नहीं। प्रमोद, तुम सब लोग मुझे मरा हुआ क्यों नहीं मान लेते हो? क्यों मुझे तंग करते हो? मैं सुनता रह गया। इस तरह की बातें मैंने बुआ के मुख से कभी नहीं सुनी थी। मालूम होता था ऐसा ही कोई भीतरी बल उनके इस जीवन को थाम भी रहा है, नहीं तो वह हर तरह अधमरी तो है ही। मैंने खाना खा लिया। बुआ भी खाना बना चुकी थी। उसी समय अपने गिनती के बर्तन धो माँज कर मुझसे उन्होंने कहा, सुनो, अभी ही तो नहीं जा रहे हो ना? अभी ही तो नहीं? तो एक काम करो, बाहरी दुकान है, वहाँ से उन्हें खाने के लिए भेज दो, और तुम इतने 5 मिनट वहाँ बैठना, फिर यहाँ आराम करके जाना हो तो दोपहर बीते जाना। मैंने बाहर आकर उस व्यक्ति को खाना खाने जाने के लिए कह दिया, और स्वयं सोचने लगा कि इस कोयले की दुकान पर कहाँ बैठूं। एक टाट है जिस पर पिसा हुआ कोयला बिछा है, उस बिछावन पर मुझसे बैठा नहीं गया। मैं दुकान के आगे होकर टहलने लगा। विचित्र मोहल्ला था। वहाँ दिन शायद भी कभी होता हो। दिन में रात होती थी और रात में क्या होगा पता नहीं। सटी सटी कोठरियाँ थी, वे कोठरियाँ ही दुकानें थी, और रात में ही ख्वाबगाह।
किसी पर सस्ती बिसाइत की चीज़ें हैं तो किसी पर बासी साग भाजी और फल रखे हैं। कहीं नाई है, कहीं हाथ की मशीन लिए दर्जी बैठा अमेरिकन तर्ज के कपड़े सी रहा है। यहाँ आसमान भी एक गली बन जाता है और काल की गिनती रातों के हिसाब से होती है। मैं बीए का विद्यार्थी, पैंट पर सिर्फ कमीज और कमीज पर सिर्फ टाई लगाए उस दुकान के आगे टहलता हुआ बुआ की और उनके चारों ओर की परिस्थिति की विचित्रता पर बिना सोचे जाने क्या क्या ना सोचता रहा। इतने में उस व्यक्ति ने आकर कहा, वह आपको बुला रही हैं। मैं चलने लगा, तब एकाएक लगभग मुझे बाँह से पकड़कर रोकते हुए उसने कहा, 1 मिनट, बस 1 मिनट। यह कहकर मुझे वहीं छोड़ लपकते हुए वह आगे बढ़ गया। लौटा तो उसके हाथ में कागज में लिपटा एक पान था। उसे सामने करके कहा, लीजिए। मैंने चुपचाप पान ले लिया। सुरती? मैंने कहा, जी नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। वह मुझे शायद संकुचित नहीं रखना चाहता था। उसने अपनी बॉडी की जेब में हाथ डाला और वहाँ से एक डिबिया निकालकर उसे खोलकर मेरे सामने पेश करते हुए कहा, बनारसी सुरती है बाबू। मैंने कहा, मैं? रुपये सेर वाली है बाबू, खास बनारसी दुकान की। मुझे याद नहीं रहा कि ठीक कितने रुपये सेर वाली वह सुरती थी। जरूर वह सुरती अच्छी ही रही होगी। उसे इनकार करने की लाचारी पर मैं कुछ लज्जित होया। मैंने कहा, जी जी मैं। व्यक्ति ने सदैव भाव से मेरी असमर्थता पर हंस दिया है। मैं चला आया। आकर देखा कि कपड़ों का ढेर अपने स्थान से सरका दिया गया है और नीचे गुदगुदा करने के लिए कई कपड़े डालकर ऊपर एक नई सी सुजनी को ठीक ठाक करके बिछाने में बुआ लगी है। मुझे आते देखकर कहा, आओ अब जरा लेट लो। मैंने पूछा, तुमने खाना खा लिया? अभी खाती हूँ। तो खा लो ना, बस खाती हूँ, तुम यहाँ बैठो तो। मैं बिछी सुजनी पर बैठ गया। उन्होंने दूर से ही 2 तकिए मेरे सामने डाल दिए। लेट ना जाओ? लेट जाऊंगा, मैंने कहा। इस पर बिना कुछ कहे एक वे अवशिष्ट झूठी थाली को मांजने लगी। मांज कर फिर उसी थाली में खाना परोस लेकर मुझे अपनी ओर देखते हुए देखकर बोली, आओ अब साथ दोगे? मेरा साथ तो तुमने दिया नहीं। मैंने कहा, तो अब तुम साथ नहीं दे सकते? मैंने कहा, देख लिया बुआ, तुम मेरा साथ नहीं चाहती। तुम्हारे साथ के लायक मेरा क्या मुंह है? कहकर वे थाली उठाकर एक कोने में चली गई। खा पीकर तभी के तभी बर्तन भी मांजने लगी। मैंने कहा, यह पीछे नहीं हो सकता? बोली, अभी 2 मिनट में सब हुआ जाता है। मैं उधर से आंख मोड़कर तकिया दबा करवट लेकर पड़ा रहा। उस समय मैं यह भूल गया कि मेरा आने वाला कल इस आज ही की भांति नहीं होने वाला है। जाने वह कैसा हो। भूल गया कि कुछ देर बीतते न बीतते मुझे इस परिस्थिति से अपने को तोड़ लेना है। ऐसा मालूम हो आया कि मैं यहीं का हूँ, यहीं का ही होने के लिए हूँ और इसके इधर उधर मेरे लिए कुछ भी स्वाभाविक नहीं रह गया। कहाँ मेरा कॉलेज है, कहाँ विवाह की बातचीत, कहाँ माँ और मेरे अपने जीवन के मंसूबे। क्या वे सचमुच कहीं भी हैं? मानो कहीं कुछ ना रहा। भविष्य की आवश्यकता ही मिट गई। जो है वही सब है, वह काल के अधीन है। यह तो ज्ञान ही ना रहा। ऐसा भी अनुभव हुआ कि वाद विवाद द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा सफाई भरने के लिए भी कोई अंतर भी हमारी परस्पर की स्थिति के मध्य बाकी बचा हो। मानो सब कुछ ठीक है और हम दोनों का यहाँ इस विधि होना भी सब ठीक ही का ही भाग है, जो बिना त्रिकाल भेद के सदा सर्वदा वर्तमान है। उसी के निर्देश पर मानो मात्र वर्तमान होकर ही मैं वहाँ था। इसी जगनिधिपन में मैं सुना, सो गए? करवट लेकर देखा, बुआ मेरे बिछावन के किनारे धरती पर बैठी है। पूछ रही है, नींद आ गई थी क्या? नहीं तो। नहीं आई थी तो जरा सुस्ता लेते। तुम्हें अब और कुछ काम है? काम? कुछ और काम ना हो तो? काम की तो कमी नहीं है भैया, लेकिन वह देखा जाएगा। पर तुम बुआ, तुम यहीं बैठो ना, काम मत छोड़ दो। छोड़ तो दिया और मैं बैठी भी हूँ। मेरी मन में उस समय बहुत से प्रश्न थे। आज जो बुआ की अवस्था है उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार नहीं हैं, यह बातचीत पूरी तरह मान नहीं पाता था। फिर भी इस अवस्था में भी बुआ के व्यवहार में कुछ ऐसी स्वाभाविकता थी कि मेरे लिए संभव ना हुआ कि मैं अपने अहम भाव के उन पर करुणा करूं। फिर क्या करूं? मैंने अवश्य भाव से कहा, बुआ। वे बोली, कहो, रुक क्यों गए? मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। यह जगह मुझे बुरी मालूम होती है। जगह को अच्छा कौन कहता है, पर जगह तो जगह ही है ना। कभी जगह भर होने का ही सवाल बड़ा होता है। तुम साफ कहो ना प्रमोद, कि क्या तुम्हारी समझ में नहीं आता है? कहकर वह जाने किस दृष्टि से मुझे देख उठी। वह दृष्टि मुझे भली नहीं मालूम हुई। मैंने कहा, तुम यहीं रहोगी, इसी जगह? कब तक? अभी तो इसी जगह हूँ। इस कोठरी में ना रहूँगी, कोई और रहेगा। ये कोठरियाँ तो आबाद ही रहेंगी। इनमें रहने लायक आदमी बहुत हैं और आगे का हाल मैं नहीं जानती। हाँ, समझती हूँ कि ज़्यादा दिन मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी। तो कहाँ जाओगी? कौन जानता है। क्यों जाओगी? उन्होंने विस्मित भाव से कहा, तुम समझते हो कि यह आदमी जिसके साथ मैं रह रही हूँ मुझे ज़्यादा दिन रख सकेगा? नहीं। मैं जानती हूँ एक दिन यह मुझे छोड़कर चला जाएगा। तब इस कोठरी से मेरे भी उठने का दिन होगा।
जिस प्रकृति और स्थिर भाव से वे यह कह रही थी उससे मैं मानो दबा जा रहा था। मैंने पूछा, तब क्या करोगी? क्या करूँगी? यह मैं अभी क्या जानती हूँ? क्या कोशिश करके भी जान सकती हूँ? पर एक बात जानती हूँ। कहते कहते एकाएक अटक कर रुक गई और बंधी निगाह से मुझे देख उठी। मैंने डरते डरते पूछा, क्या? वैश्यावृत्ति नहीं करने लगूंगी, इसका विश्वास रखो। मैं सुनकर घबरा गया। वह कहती रही, जिसको तन दिया उससे पैसा कैसे लिया जा सकता है, ये मेरी समझ में नहीं आता। तन देने की जरूरत मैं समझ सकती हूँ, तन दे सकूंगी, शायद यह अनिवार्य हो, पर लेना कैसा? दान स्त्री का धर्म है, नहीं तो उसका और क्या धर्म है? उससे मन मांगा जाएगा, तन भी मांगा जाएगा। सती का आदर्श और क्या है? पर उसकी बिक्री? ना, यह ना होगा। अगरचे सोचती हूँ कि वे ये सब मुझसे कह रही थी, ऐसा बिल्कुल प्रतीत नहीं हुआ, मानो अपनी ही कल्पनाओं को उत्तर द्वारा निरुत्तर करना चाहती हूँ। मैंने कहा, बुआ नाराज ना होना, लेकिन मैं पूछता हूँ, ऐसी तुम क्यों हो गई? पति को क्यों छोड़ाई? बुआ ने स्थिर भाव से मुझे देखते हुए कहा, तुमसे नाराज होंगी, यह क्या संभव है? पति को मैंने नहीं छोड़ा, उन्होंने ही मुझे छोड़ा है। मैं स्त्री धर्म को पतिव्रत धर्म ही मानती हूँ, उसका स्वतंत्र धर्म में मैं नहीं मानती। क्या पतिव्रता को यह चाहिए कि पति उसे नहीं चाहता तब भी वह अपना भार उस पर डाले रहे? वह मुझे नहीं देखना चाहते। यह जानकर मैंने अपनी आंखों के आगे से हट जाना स्वीकार किया। उन्होंने कहा, मैं तेरा पति नहीं हूँ, तब मैं किस अधिकार से अपने को उन पर डाले रहती? पतिव्रता का यह धर्म नहीं। बुआ, बुआ ये क्या कह रही हो? यह सब क्यों क्यों हुआ? यही तो तुम्हें बतलाती हूँ। ब्याह के बाद मैंने बहुत सोचा, बहुत सोचा, सोचकर अंत में यह पाया कि मैं छल नहीं कर सकती। छल पाप है। हुआ जो हुआ, ब्याहता को पतिव्रता होना चाहिए। उसके लिए पहले उसे पति के प्रति सच्ची होना चाहिए। सच्ची बनकर ही समर्पित हुआ जा सकता है। प्रमोद, शीला के भाई को तुम जानते हो? इस प्रश्न पे मैं उनको देखता रह गया। उनका एक पत्र आया था। पत्र में कुछ विशेष नहीं था, यही लिखा था, मैं अब सिविल सर्जन हूँ, शादी नहीं हुई है, न करूँगा। तुम्हारा विवाह हो गया है, तुम सुखी रहो। मेरे लायक कुछ सेवा हो तो लिख सकती हो। उस पत्र को लेकर मेरे ही मन में सोच विचार का चक्कर चल रहा था। मैंने जवाब में लिख दिया कि आपके पत्र के लिए कृतज्ञ हूँ, पर आइंदा आप कोई पत्र ना भेजें। मैं सुखी होने की कोशिश कर रही हूँ। जवाब देने से पहले दोनों पत्रों का जिक्र तुम्हारे फूफा से कर देना जरूरी था। सुनकर उन्होंने कहा कि मुझसे कहने की कोई ज़रूरत नहीं, यही था तो मुझसे शादी क्यों की? कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि मैं अकृतज्ञ हूँ। मैंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। उस दिन तुम्हारे फूफा मुझसे किनारा करते चले गए। मुझे तो अब नाराज होने का भी अधिकार न था। उन्होंने मेरी परवाह करनी छोड़ दी। मैं इस योग्य थी भी, उनकी परवाह का अधिकार मुझे क्या था? काम करती थी और जो मिलता उससे पेट भरकर पड़ी रहती। पर मुझे ऐसा लगा कि उनकी आंखों में अब मैं कांटा हूँ। इसकी वजह भी मुझे दिखी कि मेरी उपस्थिति उनको खटकी। यह देखकर मैंने एक रोज उनसे जाकर कह दिया, मुझे आप चाहे तो घर में से दूर कर सकते हो। उन्होंने कहा, हाँ जाओ, अपने मैके चली जाओ। मैंने कहा, वहाँ से तो मैं कट कर आ गई। आपकी खुशी से तो मैं वहाँ जा सकती हूँ, आपकी नाराज़गी में वहाँ जाना मेरा धर्म नहीं। उन्होंने कहा कि फिर जो चाहे जहाँ चाहे जाओ। मैंने पूछा, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? उन्होंने कहा, जान ना खा, चल दूर हो। उसके बाद फिर कुछ दिन बीत गए। मैं उनके राह की बाधा थी। एक दिन उन्होंने एकदम आकर कहा, चल चल निकल यहाँ से। मैंने आज्ञा न मानने की जिद नहीं की। मुझे वहीं शहर में एक दूर कोठरी में लाकर वह खुद ही छोड़ गए। साथ की जरूरी चीज़ वस्तु भी उन्होंने लाकर दे दी। कुल यही कहानी है।